हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है क्वालिटी एंड फैक्ट्स पर। और आज के इस वीडियो में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियो नंबर 8 देखने वाले हैं। और ये प्रश्न पूछा गया था, भारत के संविधान में उल्लिखित निम्नलिखित अनुच्छेदों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। और यहाँ पे आपके लिए सजेशन ये है कि ऐसे प्रश्न लगभग हर बार एग्जामिनेशन में आते हैं। कोई भी सेशन ऐसा नहीं है जहां पे ऐसे प्रश्न नहीं आए हैं। या तो क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आएंगे, या फिर वो मैच करने के लिए आ जाएंगे, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब सारे के सारे आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। आर्टिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहते हैं वो आपको अपने ध्यान में रखना होता है। देखिए, इसमें फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से, या फिर आपके जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, वो आपका सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड राष्ट्रपति जो सलाह लेता है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर आगे हम देखते हैं राज्यपाल से प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्यपाल के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हम देखते हैं उसमें आपका चुनाव आयोग है, लोक सेवा आयोग है, या फिर सर्विसेज से रिलेटेड, या फिर यहाँ पे जो हमारे अनुच्छेद अमेंड हुए हैं वहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको कम से कम इतना ध्यान रखना होता है कि मेन आर्टिकल कौन से हैं। जैसे कि आपका वित्त आयोग से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, विधायी प्रक्रिया से प्रश्न पूछे जाते हैं, संयुक्त बैठक जो होती है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, साधारण विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक क्या होता है, वो कौन से अनुच्छेद में है, वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, तो इन सबको आपको ध्यान में रखना होता है। और ये जो प्रश्न पूछा गया था, पहले इसको देख लेते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों को कालक्रम में लगाना था। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, आर्टिकल 74। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति, तो देखिए पहले राष्ट्रपति तो हम लोगों को पता है आर्टिकल 52 से शुरू होता है। अगर आपको मोटा मोटा भी आइडिया पता है, एग्जैक्ट आर्टिकल नहीं पता है, फिर भी आप आंसर दे सकते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, तो 122 के बाद हम देखते हैं हमारा सुप्रीम कोर्ट शुरू हो जाता है, तो डेफिनेटली ये उसके बाद ही होगा। संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, तो संसद की जो बात है वो हम देखते हैं आर्टिकल, वैसे तो संसद से रिलेटेड 79 से शुरू हो जाता है, विधान परिषद, फिर विधानसभा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, जो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श किया जाता है, आर्टिकल 143। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो जिला न्यायाधीश 214 आई थिंक आर्टिकल के बाद शुरू होता है। लेकिन मोटा मोटा हमने जो आइडिया लगाना था वो हम लगा चुके हैं। तो इसका शुरू में ए होगा और लास्ट में ई होगा, तो इस आधार पे भी आप आंसर दे सकते हैं। अब इसी बेस पे हम देख लेते हैं आगे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और बहुत ही सिंपल तरीके से, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये आर्टिकल्स रखे हैं। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के पद से रिलेटेड है। ठीक है, सही मिलान की बात की जा रही है, हाँ ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर इंपीचमेंट यानी महाभियोग लगाया जाता है। ये सारे बिल्कुल सही हैं, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न अनुच्छेदों को उनके प्रावधानों से सही जोड़ें। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति का पद, तो बिल्कुल सिंपल है, 52 राष्ट्रपति का है, उसके 11 आर्टिकल बाद 63 से आपका उपराष्ट्रपति के पद के बारे में है। आर्टिकल 66 में निर्वाचन की बात है उपराष्ट्रपति के। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, और 69 उपराष्ट्रपति की शपथ से रिलेटेड है। ये सारे ऑप्शन यहां पे सही तरीके से मिलाए गए हैं। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेदों को क्रम में लगाना है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सलाह देना, आर्टिकल 74 जो कि
अभी पूछा गया था। अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल और वेतन से रिलेटेड है, आर्टिकल 75। आर्टिकल 77 भारत सरकार का कार्य निष्पादन, आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। तो ये भी बिल्कुल सही तरीके से मैच्ड है। तो आपको आर्टिकल्स, मेन आर्टिकल्स आपको याद रखने ही पड़ेंगे। 74 से 78 तक इंपॉर्टेंट है। वैसे ही उपराष्ट्रपति के 63 से 63 से 69 तक इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के 52 से 61 तक इंपॉर्टेंट है। तो मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए। कैग से रिलेटेड भी कई बार प्रश्न हमने देखे हैं, कई प्रकार से घुमा फिरा के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैग से संबंधित यहां पे मिलान करना है। अनुच्छेद 148 कैग की नियुक्ति और कार्यकाल से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 तक है कैग, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिट जनरल। आर्टिकल 149 कैग के कर्तव्य और शक्तियों से रिलेटेड है। अनुच्छेद 150 भारत के खातों का प्रारूप, जितने भी अकाउंट्स होते हैं भारत के, उस पे किस प्रकार की शक्ति रहती है कैग के पास। और 51 में है कैग की रिपोर्ट। ये भी सही तरीके से सारे के सारे मैच्ड हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बार बार आप रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगा। चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद, अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्यों से रिलेटेड। 325 किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर के आधार पर मतदाता सूची में शामिल करने या बाहर करने से रोकना। तो चुनाव से रिलेटेड है, तो चुनाव से रिलेटेड ही है आपका आर्टिकल 325। आर्टिकल 326 वयस्क मताधिकार, जी बिल्कुल, अडल्ट फ्रेंचाइजी से रिलेटेड आर्टिकल 326 है और ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। आर्टिकल 327 संसद की चुनाव संबंधी शक्तियां, तो ये भी बिल्कुल सही तरीके से मैच्ड है, आपने बिल्कुल इसको याद रखना है। चुनाव आयोग 324 से शुरू होता है और 329 तक इसका प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न, वित्त आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। 280 में वित्त आयोग के गठन की बात है, ये सभी को पता है। अनुच्छेद 281 राष्ट्रपति को वित्त आयोग की सिफारिशें प्रस्तुत करना। जो वित्त आयोग है अपनी सिफारिशें किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है, आर्टिकल 281 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 282 राज्यों और केंद्र द्वारा विवेकाधीन अनुदान। और आर्टिकल 283 भारत और राज्यों की संचित निधि से रिलेटेड है। तो अब यहां पे आपको बताना है कि कौन से सही है, तो डेफिनेटली ये सारे सही तरीके से मैच्ड है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे 266, 267, तो यहां पे भी आप देखोगे भारत की जो निधियां हैं उससे रिलेटेड है, कंसोलिडेटेड फंड से रिलेटेड है। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से संबंधित अनुच्छेद। तो ये सभी को पता है, आर्टिकल 315 के अंदर लोक सेवा आयोग की बात की गई है। तो जरूरी नहीं कि 315 से ही प्रश्न आएगा, 316 से भी आ सकता है। 316 में है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल से रिलेटेड। 317 में है अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया। और 318 में है यूपीएससी की सेवा और सेवा शर्तें और नियम। तो ये भी सारे सही है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद। 315 राज्य लोक सेवा आयोग। तो हमने यूपीएससी देखा, ठीक है। यूपीएससी की तरह जो स्टेट पीएससी भी है, स्टेट पीएससी, वो भी आपका 315 के अंदर ही है, सब क्लॉज के अंदर। अनुच्छेद 316 नियुक्ति और कार्यकाल, 317 हटाने की प्रक्रिया और 320 कार्य और कर्तव्य, सारे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित अनुच्छेद। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में एससी आयोग की स्थापना और संरचना और कार्य की बात की गई है। शेड्यूल कास्ट कमीशन की बात है आर्टिकल 338 में।
338 के बाद देखिए, पहले 90s से पहले एससी और एसटी एक ही कमिश्नर होता था। 1989 आई थिंक 89 के बाद एससी और एसटी कमीशन अलग बनाए गए और 338 ए जोड़ा गया। 338 ए है एसटी आयोग से, शेड्यूल ट्राइब कमीशन से रिलेटेड है। 338 बी जो जोड़ा गया है यह पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना के लिए, और अनुच्छेद 340 है पिछड़ा वर्ग की पहचान हेतु आयोग। और यहां पे इसके 1, 2, 3 सही है, क्योंकि 340 पिछड़ा वर्ग की पहचान से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि पहचान के लिए कमीशन कमिटी बनी थी, ना कि कमीशन। ठीक है, तो यहां पे आयोगों की बात की जा रही है, कमिटी की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो 1, 2, 3 ही इसका सही है। भारत के चुनावों से जुड़े संवैधानिक अनुच्छेद। 324 चुनाव आयोग का गठन। 325 में ये थोड़ा रिपीट है, समान मताधिकार का सिद्धांत। तो पहले हमने देखा कि किसी भी व्यक्ति से लिंग, जाति, धर्म, स्थान के आधार पे चुनाव में मतभेद नहीं होगा, तो दैट्स मीन इसका मतलब है समान मताधिकार का सिद्धांत। वयस्क मताधिकार 326 और संसद की चुनाव संबंधी शक्तियां 327 सभी सही है। अगला जो प्रश्न पूछा गया था, इससे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम यहां पे देखेंगे। यह था डगलस मैकग्रेगर के विचारों से संबंधित सही कथनों की पहचान कीजिए। डगलस मैकग्रेगर मोटिवेशन थियरी के साथ जुड़े हुए हैं, मोटिवेशन थियरी के साथ जुड़े हैं डगलस मैकग्रेगर। एक्स सिद्धांत क्या कहता है? एकीकरण और आत्मनियंत्रण की वैकल्पिक मान्यताएं बिल्कुल गलत है। एक्स सिद्धांत क्या बोलता है कि मनुष्यों के अंदर, कर्मचारियों के अंदर आत्मनियंत्रण नहीं होता है, वो सुख सुविधाएं चाहते हैं, वो काम से बचना चाहते हैं। वाय सिद्धांत बलपूर्वक बाध्यताएं, तो ये ऊपर नीचे कर दिया है यहां पे। ये आपका एक्स सिद्धांत की बात यहां पे की जा रही है और वाय सिद्धांत की बात यहां पे की जा रही है, दैट्स मीन ये दोनों गलत है। तो डगलस मैकग्रेगर ने स्कैनलॉन योजना और एंटरप्राइज का मानवीय पहलू, ये दो इनके महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लिंकिंग पिन रेनेसिस लिकर्ट की ये अवधारणा है, दैट्स मीन सीओडी इसका राइट आंसर था। इसी बेस पे हम देख लेते हैं लोक प्रशासन से रिलेटेड महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। मानव संबंध सिद्धांतों के साथ कौन जुड़े हैं? अब्राहम मास्लो। हाँ, अब यहां पे देखिए इसका मिलान करना है। अब्राहम मास्लो नीड हायरार्की के साथ जुड़े हैं, मैस्लोज नीड हायरार्की। एल्टन मेयो, इन्हें मानव संबंधों की गति का पिता कहा जाता है, मानव संबंध सिद्धांत। दो कारक टू फैक्टर मोटिवेशन थियरी और सीमित तार्किकता का सिद्धांत, बाउंडेड रैशनैलिटी का सिद्धांत दिया है हर्बर्ट साइमन ने और फ्रेडरिक हर्बर्ग ने दिया है टू फैक्टर मोटिवेशन थियरी, जिसे इन्होंने एक्स एंड वाई थियरी भी कहा है, हाइजीन थियरी। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो मिलान है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। हाँ, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, एडमिनिस्ट्रेटिव मैन की अवधारणा किसने दी? एडमिनिस्ट्रेटिव मैन की अवधारणा दी है हर्बर्ट साइमन ने, और क्योंकि हर्बर्ट साइमन व्यवहारवाद के साथ जुड़े हुए हैं और व्यवहारवाद में जो मनुष्य है, जो मैन है, वो सेंटर में रहता है, उसके व्यवहार के इर्द गिर्द ही स्टडी की जाती है। अगला प्रश्न, मैस्लोज नीड हायरार्की में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता कौन सी है? और यह प्रश्न अभी भी पूछा गया था और कई बार मैंने ये देखा है, कई तरीके से यह प्रश्न पूछा जाता है। कई बार ये क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए आ जाता है, कई बार ये मैच करने के लिए आ जाता है कि पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, तीसरी कौन सी है, और कई बार डायरेक्ट इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे बेसिक जो नीड होती है वो कौन सी नीड होती है? वो होती है फिजिकल नीड, रोटी, कपड़ा, मकान। तो वो ई में आएगा आपका फिजिकल नीड। शारीरिक संबंधी आवश्यकताएं सबसे बेसिक है, सबसे कम स्तर की है और सबसे
ऊंचे लेवल की कौन सी है? आत्म सिद्धि की आवश्यकता, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसे मोटिवेशन हाइजीन थियरी भी कहा जाता है? मोटिवेशन हाइजीन थियरी, टू फैक्टर थियरी भी इसे कहा जाता है, हर्ट्जबर्ग का सिद्धांत। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एनपीए का औपचारिक उद्घोषणा किस सम्मेलन में हुई? एनपीए की औपचारिक उद्घोषणा 1968 में हुई है। यह था मिन्नोब्रुक सम्मेलन। एनपीए यानी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन शुरू होता है मिन्नोब्रुक सम्मेलन 1968 के बाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ये संचार के प्रकार यहां पे दिए हैं और उनकी विशेषताएं दी हैं। अपवार्ड कम्युनिकेशन होता है कि नीचे जो ये मजदूर हैं, मजदूरों से ऊपर मैनेजमेंट की ओर जहां पे कम्युनिकेशन होगी उसे कहा जाएगा ऊर्ध्व संचार या अपवार्ड कम्युनिकेशन। अधोमुखी संचार, डाउनवर्ड, जहां पे मैनेजर नीचे की ओर अपने कमांड्स देते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, उसे कहा जाता है डाउनवर्ड। क्षैतिज संचार, जहां पे ये एक विभाग है, यहां पे दूसरा विभाग है, इनके बीच क्या है? आपसी कम्युनिकेशन हो रहा है। तो अब यहां पे मैच करने की कोशिश कीजिए। प्रबंधन से कर्मचारियों तक, प्रबंधन से कर्मचारियों तक यानी डाउनवर्ड। यहां पे प्रबंधन है और ये कर्मचारियों की ओर अगर कम्युनिकेशन हो रही है तो इसे कहा जाएगा अधोमुखी संचार। कर्मचारियों से प्रबंधन तक, नीचे से ऊपर की ओर जहां पे हो रही है उसे कहा जाएगा ऊर्ध्व या अपवार्ड कम्युनिकेशन। और क्षैतिज, जहां पे समान विभाग है, आपस में समान स्तर के कर्मचारी, तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी का 3। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बाउंडेड रैशनैलिटी की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? बाउंडेड रैशनैलिटी, हर्बर्ट साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियरी एक्स और थियरी वाई का प्रतिपादन किसने किया? तो अगेन डगलस मैकग्रेगर ने थियरी एक्स और थियरी वाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, जो हमने यहां पे भी देखा। डगलस मैकग्रेगर एक्स और वाई सिद्धांत जो यहां पे गलत तरीके से पेश किए गए थे। अगला प्रश्न, हावर्थन अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष क्या था? हावर्थन अध्ययन ये किसने किया था? एल्टन मेयो ने किया था। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक जो कारखाना था अमेरिका में, वहां पे ये परीक्षण हुआ था। एल्टन मेयो, मानव गति का पिता भी एल्टन मेयो को कहा जाता है। इसका निष्कर्ष क्या था? आर्थिक प्रोत्साहन ही उत्पादकता का एकमात्र कारण है। एकमात्र कारण तो नहीं हो सकता है, जहां पे ओनली शब्द हो उसको डाउट में आपने रखना है। सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक भी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। तकनीकी सुधार ही सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण। समय और गति अध्ययन ही श्रमिक दक्षता को बढ़ाते हैं। और समय गति का अध्ययन किसने किया था? यह किया था टेलर ने। ठीक है, टेलर ने। वैज्ञानिक प्रबंधन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन बी, क्योंकि मानव गति की बात हो रही है, ह्यूमन रिलेशंस की बात हो रही है, यानी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक भी उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लास्ट प्रश्न देख लेते हैं इसका। यहां पे मैच करना है सूची 1 को सूची 2 के साथ, और यहां पे निर्णय लेने के मॉडल हैं और उसकी विशेषताएं हैं। रैशनल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल और मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल। अब इनको देख लेते हैं ये क्या है। रैशनल मॉडल का मतलब है वैकल्पिक समाधानों का चयन सर्वश्रेष्ठ लाभ के आधार पर। और तर्कसंगत मॉडल किसने दिया था? ये दिया था हर्बर्ट साइमन, चेस्टर बर्नार्ड। लगभग दोनों तर्कसंगत मॉडल की बात करते हैं। ठीक है, क्रमिक मॉडल यानी पहले छोटे सुधार किए जाएंगे। ये छोटा सा सुधार किया, अगर इससे उत्पादकता बढ़ी तो इसे बड़े लेवल पे लागू किया जाएगा। पहले एक डिपार्टमेंट में सुधार किया, एक डिपार्टमेंट में, यहां पे अगर उत्पादकता बढ़ी तो इसे पूरे के पूरे कॉर्पोरेशन में, पूरी की पूरी कंपनी में लागू कर दिया जाएगा। उसे कहा जाता है इंक्रीमेंटल मॉडल। रैशनल मॉडल क्या था कि हम सारे विकल्पों को देखेंगे रैशनली, एनालाइज करके, दिमाग लगा के। इंक्रीमेंटल मॉडल में पहले छोटे स्तर पे लागू की जाएगी योजना, अगर वो काम करती है तो वो बड़े स्तर पे लागू की
जाएगी, यानी क्रमिक सुधार किया जाएगा। मिश्रित स्कैनिंग मॉडल, मिक्स्ड स्कैनिंग मॉडल क्या है? व्यापक और सीमित दोनों दृष्टिकोणों का संयोजन, यानी छोटे दृष्टिकोण भी देखे जाएंगे और बड़े दृष्टिकोण भी देखे जाएंगे। दोनों में से अगर दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों लागू किए जाएंगे, या फिर दो में से एक भी चूज किया जा सकता है। इसे कहा जाता है मिश्रित स्कैनिंग मॉडल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये लगभग 20 प्रश्न हमने यहां पे देखे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के, और डिटेल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ाया है अपने कोर्सेज के अंदर, तो आप वहां पे कोर्सेज को देख सकते हैं। अपडेटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे 2025 के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप देख सकते हैं क्वालिटी एंड फैक्ट्स एप्लीकेशन पर। तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।